श्री जगत प्रकाश नड्डा। सभापति जी, मैं आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद ज्ञापन के प्रस्ताव पर धन्यवाद देने के लिए और प्रस्ताव के बारे में चर्चा करने के लिए इस अपने वक्तव्य को रख रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं राष्ट्रपति अभिभाषण में धन्यवाद ज्ञापन में अपना वक्तव्य रख सकूं। यह जो अभिभाषण है जिसे महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने सेंट्रल हॉल में अपने पार्लियामेंट के कक्ष में उसको हम सब के सामने रखा, उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि यह हमारे विकास यात्रा की एक कहानी, एक रोड मैप, उसके बारे में माननीय राष्ट्रपति जी ने हम सबके सामने रखा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि यह जो अभिभाषण है ये समग्रता में है, होलिस्टिक है, और ये विकसित भारत को की विकास यात्रा को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है इसके बारे में बहुत चिंतन करके उस वक्तव्य में बहुत डिटेल से लिखा गया है। और यह हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणादायी भी है, जिसे हम सब लोग विकसित भारत को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि जो उन्होंने सरकार की पॉलिसीज़, सरकार के प्रोग्राम्स, कार्यक्रम जो उन्होंने उद्धृत किए हैं, वह दोनों बातों को प्रतिलक्षित करते हैं। एक तो वो प्रतिलक्षित करते हैं कि वर्तमान में किस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, और दूसरा किस तरीके से ये कार्यक्रम और ये नीतियां, ये पॉलिसीज देश को विकसित भारत बनाने में दूरगामी प्रभाव छोड़ रही हैं, उसको भी उद्धृत करता है। यह हम सब लोगों को ध्यान रखना है। हम सब के लिए खुशी की बात है कि हम अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं, और जब हम अमृत काल में प्रवेश किया है हमने, तो आगे हमारे सामने 25 साल की यात्रा है, जिस यात्रा में हम सब लोगों ने अपने देश को डेवलप्ड नेशन, विकसित भारत, डेवलप्ड भारत, इसके संकल्प को आगे बढ़ाने का तय किया है। और इसलिए हम सब लोग, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, हम सब लोग अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि हम उस गौरवशाली समय के साक्षी हैं जिन्हें ये कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हो। मैं यहाँ यह भी कहना चाहता हूँ कि सरकार की नीतियों का सब दूर प्रभाव हम सब लोगों को दिख रहा है और दिखने लगा है। यह ऐतिहासिक पल अमृत काल का हम सब के लिए सच में बहुत ही सौभाग्यपूर्ण स्थिति है, जब हम इस अमृत काल में अपने आप को जोड़ रहे हैं और विकसित भारत की यात्रा में हम सब लोग भी शामिल हो रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी लोग, सभी पार्टियों का हम सबको सहयोग मिलेगा ताकि यह विकसित भारत के संकल्प को हम पूरा कर सकेंगे। अभी अभी हम सब लोगों ने 21 जून को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया है, 10th इंटरनेशनल योग डे। कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था 10 साल पहले कि भारत की कोई यूएन जनरल असेंबली में कोई प्रस्ताव लेकर के आएगा और उस प्रस्ताव को एक मत से 77 देश अपना साथ देंगे और वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बन जाएगा। और उसी तरीके से
आज हम सब लोगों के लिए खुशी का विषय है कि भारत और दुनिया 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है और इंडिया को, भारत को योग का लीडर मान रहा है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। हम सबको खुशी है कि 2023 में इंटरनेशनल मिलेट ईयर, श्री अन्न, जिसे हम मोटा अनाज भी कहते हैं, यह श्री अन्न भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर को किस तरीके से एड्रेस करता है, और इसीलिए हमने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया कार्य का दूरगामी इफेक्ट क्या होता है, उसको भी हमको समझना चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय मिलेट दिवस सारी दुनिया मना रही है। श्री अन्न की तरफ हम अग्रसर हुए हैं, और जब हम श्री अन्न की तरफ अग्रसर हुए हैं तो मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे किसान भाई, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए लोग, उनको इसका बहुत दूरगामी प्रभाव में लाभ मिलने वाला है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं जब अंतर्राष्ट्रीय छवि की बात होती है तो मुझे खुशी होती है अपने हाउस के साथ और राष्ट्रपति अभिभाषण के बारे में चर्चा करते हुए इस बात को दोहराने का कि जो भारत के इनिशिएटिव से इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो भारत का इनिशिएटिव रहा है, उसमें रिकॉर्ड नंबर ऑफ कंट्रीज इस इनिशिएटिव में अपने आप को उन्होंने शामिल किया है। यह भी हम सब के लिए गौरव का विषय है। अभी पिछले साल देश G20 के उत्सव का साक्षी रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि G20 या अंतर्राष्ट्रीय तरीके के कार्यक्रम या समायोजन या आयोजन पहले नहीं हुए, पहले भी हुए होंगे, कोई छोटे कोई बड़े। मुझे याद है शायद 70s की बात होगी, उस समय नॉन अलाइंड मूवमेंट की भी यहां पर चर्चा हुई थी और इस देश में उसका भी कार्यक्रम हुआ था। लेकिन जब हम G20 की बात करते हैं तो हम देश के साथ इस बात को साझा करते हैं कि यह कार्यक्रम सरकार का कार्यक्रम नहीं बना, यह कार्यक्रम देश का कार्यक्रम बन गया। इट बिकेम द कंट्रीज प्रोग्राम। और चाहे कोई प्रदेश विपक्ष में हो, चाहे पक्ष में हो, चाहे कहीं कांग्रेस की सरकार हो, चाहे कहीं किसी और पार्टी की सरकार हो, चाहे कहीं हमारी पार्टी की सरकार हो, सारे देश ने G20 को अपने तरीके से आत्मसात किया और G20 एक नेशनल इवेंट और नेशनल फेस्टिव बन गया। इसको भी हमको ध्यान में रखना। और लगभग 200 मीटिंगें दिल्ली में नहीं हुई, 200 मीटिंगें देश के कोने कोने में हुई और 75 स्थानों में हुई। और एक तरीके से दुनिया ने भी भारत के दर्शन किए, इंडिया के दर्शन किए इस G20 में। यह हम सबको ध्यान में आता है। मैं यहां यह भी आपको कहना चाहूंगा कि G20 में, यही G20 पहले दूसरे देशों में भी हुआ। हम किसी रेजोल्यूशन पर या किसी हम समझौते पर नहीं पहुंच सके, कोई हम ड्राफ्ट स्टेटमेंट लेकर के नहीं आ सके। लेकिन मुझे खुशी है कि G20 में न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन सर्वसम्मति से हुआ और सर्वसम्मति से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन बना G20 का। यह भी हमको याद है। और बहुत खुशी की बात है कि भारत के इनिशिएटिव पर, भारत के नेतृत्व में, भारत के निवेदन पर अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर के रूप में उसको जोड़ा गया और वह भी हमारा पार्ट एंड पार्सल बना। यह भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ साथ जो एक समझौता हुआ जिसमें रेल और शिपिंग कॉरिडोर के रूप में भारत मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका जो समझौता हुआ, यह भी मैं कहता हूं, समझौता तो G20 में हो गया, पर यह दुनिया में भारत को व्यापार में स्थापित करने में बहुत दूरगामी प्रभाव छोड़ने वाला है। और इस तरीके का हमारा इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बना, वो भी हम सबको ध्यान में है। मैं
यहां यह भी कहना चाहता हूं, हमें याद है कि 2020 में कोरोना आया। किसी को मालूम नहीं था कि इस कोरोना से कैसे लड़ा जाएगा। किसी को मालूम नहीं था कि ये कोरोना का इंपैक्ट क्या होगा। किसी को मालूम नहीं था कि इस कोरोना से लड़ेंगे कैसे। और ये शताब्दी का सबसे बड़ा त्रासदी थी, सबसे बड़ी त्रासदी थी। ये शताब्दी की सबसे बड़ी पेंडेमिक थी। लेकिन मैं यहां कहना चाहता हूं, वेस्ट के देश फैसला नहीं कर पाए। वो फैसला नहीं कर पाए कि इकोनॉमी जरूरी है कि ह्यूमैनिटी जरूरी है। वो फैसला नहीं कर पाए कि लॉकडाउन लगाएं या ना लगाएं। उन्होंने कभी लगाया, कभी हटाया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना में सरकार ने लड़ाई नहीं लड़ी, सरकार के साथ साथ मोदी जी ने देश को लड़ने के लिए तैयार किया। इस बात को भी हमको समझना है। और इसलिए कभी हम हास्य या हास्यास्पद तरीके से खिल्ली उड़ाते थे। ये कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू, ये ताली बजाओ, ये थाली बजाओ, ये दिया जलाओ। लेकिन यही ताली बजाओ, यही थाली बजाओ, यही दिया जलाओ ने देश के कॉन्फिडेंस को बना करके रखा और लॉकडाउन को आगे बढ़ाने में सक्षम हुए। ये भी हम सबको ध्यान रखना। और मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं कि कुछ लोग थे जो पूछते थे लॉकडाउन क्यों लगाया, क्यों लगाया, क्यों लगाया। जब लॉकडाउन हटाया तो बोला क्यों हटाया, क्यों हटाया, क्यों हटाया। उनकी जिंदगी क्यों में ही चली गई, उनको समझ में ही नहीं आया। लेकिन प्रधानमंत्री जी, मैं उस समय पूर्व स्वास्थ्य मंत्री था, आज वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि उस समय हमारे पास गिने चुने आईसीयू बेड्स थे। उस समय हमारे पास लड़ने के लिए पीपीई किट्स नहीं थे। उस समय हमारे पास लड़ने के लिए दवाई नहीं थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी की दूरगामी प्रभाव ने देश को तैयार किया। 2 महीने में हम तैयार हुए, हमारी बहनें तैयार हुई, करोड़ों के हिसाब से मास्क बने, करोड़ों के हिसाब से पीपीई किट्स बना और करोड़ों के हिसाब से भारत ने पीपीई किट बनाना ही नहीं, इस 2 महीने में पीपीई किट एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया। यह बदलता भारत हमको देखने को मिला। ये हमारे, मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं, आईसीयू बेड्स, ऑक्सीजन की व्यवस्था, हर तरीके से लड़ने की बात की गई। मैं वो दृश्य याद नहीं दिलाना चाहता हूं जब कुछ लोगों ने कहा कि घर को निकल जाओ, सड़कों पर आ जाओ। एक एनआरकी लाने की कोशिश भी हुई, लेकिन उन सब के बावजूद भारत देश एक खड़ा रहा और कोरोना से लड़ने में सफल हुआ। यह भी मैं बताना चाहता हूं। मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री और पूर्व के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा को और नेशनल प्रोग्राम बनने में 25 से 30 साल लगे। अपने देश में टेटनस की दवा को आने में 30-35 साल लग गए। अपने देश में डिप्थेरिया की दवा को आने में 30 साल लग गए। अपने देश में जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवा को आने में 100 साल लग गए। 1906 में दवा जापान में बनी और 2006 में नेशनल प्रोग्राम के रूप में हमारे देश में आया। 100 साल लग गए। लेकिन पहला कोरोना का केस जनवरी 2020 को डिटेक्ट होता है। अप्रैल 2020 को टास्क फोर्स बनता है और मोदी जी के नेतृत्व में देश के साइंटिस्टों ने 9 महीने के अंदर एक नहीं 2-2 वैक्सीन बना करके दी। 2-2 वैक्सीन। मुझे याद है उस समय कहते थे बाहर से मंगाओ, हमें इजाजत दो, हम वैक्सीन खरीदेंगे। प्रधानमंत्री जी का लो खरीद लो। एक हफ्ते में लौट करके आ गए, कहने लगे नहीं आप ही बताओ, आप ही दो। और मुझे खुशी के साथ बताना पड़ता है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड्स फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम 220 करोड़ डोज, डबल डोज
और विथ बूस्टर लगाने का काम किया, तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने किया। ये भी हम सब एक ऑन द लाइटर वेन मैं सुनाना चाहता हूं। हर नेता ट्विटर पर अपनी बातें कहता है। उस समय जब वैक्सीन बन करके तैयार हुई तो क्या कहा गया? ये मोदी टीका है, मोदी वैक्सीन, मोदी वैक्सीन। किसी ने कहा वी आर नॉट गिनी पिग्स, हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट मत करो, क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुआ है। लेकिन चुपके चुपके जाकर के मोदी टीका लगा लिया। मैं देखता रहा उनके ट्विटर। मैंने पूछा यार तुम्हारे ट्विटर पर आया नहीं, टीका लगाया कि नहीं लगाया? बोला चुप 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 चुप। इस तरीके के डबल स्टैंडर्ड्स किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी 220 करोड़ लोगों ने कोरोना में डबल डोज लगाया। और जो देश, पाश्चात्य देश बहुत समय तक मास्क लगा के फिरते रहे, वहां घनी आबादी में भी हमारे लोग बिना मास्क के रहे। और इस कारण से, क्योंकि उनको डबल डोज लग चुका था विद बूस्टर, ये भी हमको था। मैं यहां जब इकोनॉमी की बात कर रहा हूं तो मैं कहना चाहता हूं कि आज दुनिया की इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी, हर इकोनॉमी डिस्टर्ब है। मैं आगे आंकड़ों से बताऊंगा। दुनिया की हर इकोनॉमी डिस्टर्ब है। मे इट बी अमेरिका, मे इट बी यूरोप नेशंस, मे इट बी ऑस्ट्रेलिया, मे इट बी जापान, मे इट बी जर्मनी, कोई भी देश आज उनकी आर्थिक स्थिति मुसीबत में है। लेकिन भारत, मैं कह सकता हूं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलता है कि द इंडियन इकोनॉमी इज द ओनली ब्राइट स्पॉट। अगर कोई आशा की किरण है तो वो इंडियन इकोनॉमी है। मॉर्गन स्टैनली बोलते हैं इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम 2013। भारत 2013 का भारत नहीं रह गया, ये अब डिफरेंट हो गया है। मूडीज कहते हैं जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट इंक्रीज्ड टू 8% फॉर द ईयर 2024। और हम सब लोग जानते हैं कि 10 साल पहले भारत की अर्थनीति 11वें पोजीशन पर थी, 11th पोजीशन पर। और आज भारत उस ब्रिटेन को, जिस ब्रिटेन ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, उस ब्रिटेन को पछाड़कर आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। और आप सबका आशीर्वाद चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और आप सबकी शांति चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत 3रे नंबर की अर्थशक्ति बनेगा, अर्थ लार्जेस्ट शक्ति बनेगा। मैं अपनी बातों को प्रूव करने के लिए आपके सामने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ग्रोथ प्रोजेक्शन बताना चाहता हूं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 2.7%, जर्मनी 0.2%, फ्रांस 0.7%, जापान 0.9%, यूके 0.5%, इंडिया दैट इज भारत 6.8%। यह हमारी ग्रोथ इकोनॉमी है। मैं यहां आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हमारा ग्रोथ रेट आफ्टर कोविड 2021-22 9.1%, 2022-23 7%, 2023-24 8.2%। और आपको जानकर खुशी होगी और हम सबको खुशी होगी कि भारत आज ग्लोबल ग्रोथ में भारत का कंट्रीब्यूशन 15% है इंडियन इकोनॉमी। और हम, जैसा मैंने कहा कि हम 3रे लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ अग्रसर होने के लिए लगे हैं। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने कहा रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। इसलिए हम स्टेटस कोइस नहीं है, हम रुक जाने वाले लोग नहीं हैं। हम कोई सिर्फ हमारा कोई विपक्ष करे जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन हम रुक जाएंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं। हम अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं, उस बात के लिए हम काम करेंगे। और हमारा फ्यूचरिस्टिक विजन
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में है और इसलिए हमारी नीतियां फार रीचिंग हो और उसके लिए हम काम करने के लिए अग्रसर हैं। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ मैंडेट की बहुत सी बातें हुई। मैं नेगेटिविज्म में नहीं जाता, मैं कोई निराशावादी तरीके से इस बात को नहीं रखना चाहता हूं, मैं आशावादी तरीके से वो कहना चाहता हूं। आज देश ने हमारे डिसाइसिव गवर्नमेंट और स्ट्रांग गवर्नमेंट को ट्रस्ट किया है, विश्वास किया है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज हमारे देश ने देश की सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी को विश्वास में रखा है और इसलिए हमारे साथ खड़ी है। और आज लास्ट माइल डिलीवरी की गारंटी वो मोदी की गारंटी है, इसको देश मानता है और इसीलिए देश विकसित भारत को अग्रसर करने के लिए संकल्पबद्ध है, यह मैं कहना चाहता हूं। हम लोगों ने बहुत से सेक्टर्स के बारे में पूरी ताकत के साथ नीतियों में परिवर्तन करके आगे बढ़ने का तय किया है, लेकिन फिर भी मैं सारे सेक्टर्स के बारे में चर्चा कर पाऊं यह संभव नहीं होगा। यह है संभव भी नहीं है कि कम शब्दों में हम सारे सेक्टर्स के बारे में जो नीतिगत फैसले लिए गए हैं उसके बारे में मैं बता सकूं, लेकिन मैं कुछ बातें जरूर बताना चाहूंगा। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, सर्विस सेक्टर के बारे में और एग्रीकल्चर के बारे में। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करूं तो आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसमें भारत ने किस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया है, यह भी रिकॉर्ड मार्जिन के तरीके से हुआ है। प्रोडक्शन के साथ इंसेंटिव्स को लिंक किया है और किस तरीके से प्रोडक्शन को बढ़ाने के साथ साथ इंसेंटिव्स को जोड़ा गया है, उसने भी हमारे उद्यमियों को ताकत दी है। मुझे याद है निर्मला जी उस समय भी फाइनेंस मिनिस्टर थी जब कोरोना था, और उस समय जब एमएसएमई सेक्टर के लिए उस समय विशेष करके पैकेज दिया गया था, उसका भी मुझे ध्यान में है। और उस समय लोग बोलते थे पैकेज का मतलब पैसा, पैसा लाओ, पैसा लाओ, पैसा लाओ। जिन देशों ने कोरोना के समय पैसा बांटा, आज उनकी अर्थनीति मैंने आपको बता दी 0.4 से लेकर 0.7% में सीमित हो गई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा मैं पैकेज में पैसे नहीं बांटूंगा, मैं उसको विकास के काम में लगाऊंगा, मैं उद्यमियों को दूंगा और विकास के साथ उसको जोड़ूंगा। और इसलिए आज हमारी कौमी 8% के ग्रोथ पर खड़ी है, इस बात को। और इसीलिए अगर हम सेक्टर की बात करें, आज फार्मास्यूटिकल्स में इंडिया इज नंबर 2। आज दुनिया की डिस्पेंसरी बन गया भारत। सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवा आज भारत प्रोड्यूस कर रहा है। अमेरिकन भी आज भारत की दवाई को ले रहे हैं और ओपनली कहते हैं कि भारत की दवाई हमें अच्छी पड़ती है और दुनिया की डिस्पेंसरी बन गया है तो भारत बन गया। उसी तरीके से अगर हम देखें तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, स्टील में हम नंबर 2 पर होकर के खड़े हो गए, और इसी तरीके से हम फार्मास्यूटिकल से लेकर के अन्य क्षेत्रों में तो बढ़े ही हैं। मैं मोबाइल की चर्चा करना चाहूंगा। 10 years before 97% ऑफ मोबाइल्स यूज्ड टू कम फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री। हमारे पास जो मोबाइल होता था, मेड इन जापान, मेड इन ताइवान, मेड इन चाइना, मेड इन कोरिया, मेड इन वियतनाम, कोई और देश। आज 97% मोबाइल्स आज भारत में बन रहे हैं, मेड इन इंडिया हो गया है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसीलिए चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन हो या बैटरीज हो, या फिर एयरक्राफ्ट्स हो या एयर कैरियर्स हो या फिर फाइटर जेट्स हो, और सारे सेक्टर्स में भारत एक्सपैंड कर रहा है और लीडर के रूप में आगे बढ़ा है। अगर मैं सर्विस सेक्टर की बात करूं तो आईटी सेक्टर या टूरिज्म सेक्टर और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, इसमें भारत ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। हम हेल्थ सेक्टर में बहुत आगे बढ़े हैं और हम हेल्थ में सिर्फ देश को ही केटर नहीं कर रहे हैं, अब दुनिया को हम केटर कर रहे हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। सर्विस सेक्टर हमारे बहुत से लोग मिडिल ईस्ट में, अन्य देशों में हेल्थ वर्कर्स के रूप में काम करने गए हुए हैं, वो वहां पर काम कर रहे हैं
और हमारे डॉक्टर्स, सारा यूके, सारा यूएसए हमारे इंडियन डॉक्टर से भरा पड़ा है। और इसलिए हर दृष्टि से देखा जाए तो हम लोग हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं। आईटी तो भारत हब बन चुका है, दुनिया को, भारत को आईटी का लोहा मान रहे हैं। और टूरिज्म में भी हम एक्सपैंड कर रहे हैं, इसलिए सर्विस सेक्टर में हम अपने आप को, और यह अपने आप में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को देने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है, उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ और फिशरी बेस्ड इंडस्ट्रीज़, हमारा ब्लू रेवोल्यूशन, इसको हम लोगों ने प्रायोरिटी दी है। और इस प्रायोरिटी के साथ साथ हमने गाँव को जोड़ने का काम किया है, विकास की दृष्टि से विलेजेस को जोड़ने का काम किया है। मुझे खुशी है कि आज एक नेटवर्क फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन का बन रहा है, एफपीओस का बन रहा है। मुझे खुशी है कि हमारे एफपीओस के साथ साथ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, पैक्स के माध्यम से हमारे लगभग 1 लाख पैक्स हैं, जो लगभग उनकी 13 करोड़ फार्मर्स तक की रीच बनी है, और उसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए फार्मर सेक्टर की दृष्टि से भी हम अपने आप को बढ़ा रहे हैं। आपको जानकर के खुशी होगी, जैसा मैंने कहा कि हमारा दूरगामी प्रभाव छोड़ने वाली नीतियां हैं। हमें मालूम था कि भारत में स्टोरेज की कमी है, और इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टोरेज को बढ़ाने के लिए और उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से हम वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी बनाने वाले हैं, और उसके लिए हम काम करेंगे। कल हमारे प्रफुल्ल भाई धन्यवाद ज्ञापन के वक्तव्य में कह रहे थे कि उस समय शरद पवार जी ने 70,000 करोड़ रुपए फार्मर्स को दिए थे, और उस समय वो बहुत बड़ी एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा था, ऐसा उन्होंने कहा, और वो बात सही भी है। लेकिन आज मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 3,20,000 करोड़ रुपए, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, करेक्ट मी, 18वीं किश्त, 18 किश्तों में उसको पहुंचाया गया है, और अभी अभी कुछ दिन पहले 20 करोड़ रुपए की किश्त पहुंचाई गई है। और ये रुकने वाली नहीं है, ये चलने वाली है, ये सतत चलने वाली है। किसानों के बारे में चिंता करने वाली है। हम वन टाइम रिलीफ देने वाले नहीं हैं, हम हैंड होल्डिंग करने वाले हैं। किसान जब तक खड़ा नहीं हो जाता तब तक उसके साथ खड़े होने वाले हैं, उसको भी हमको समझना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने इसके साथ साथ डाइवर्सिफाई करने के लिए भी एग्रीकल्चर में जोर दिया। इसके साथ साथ हमने ऑर्गेनिक खेती को भी हम लोगों ने जोर दिया, और नेचुरल फार्मिंग को, उसको भी हम स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं। हम ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं, और उसके लिए हम प्रेरणा देंगे। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि आज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में पिछले 10 सालों में लगभग 3,80,000 किलोमीटर की सड़कें बनी है, 3,80,000 किलोमीटर। मैं यहां बताना चाहता हूं, मैं अपने विपक्षी भाइयों के साथ भी इसको शेयर करना चाहता हूं। मैं 1993 में विधायक बन गया था और बीजेपी ग्रुप का नेता था। 1993 में मेरी कंस्टिट्यूएंसी में उस समय लगभग 40 सड़कें थी, और आपको मालूम है बजट कैसे आता था उन दिनों? हमारे को बजट 40 सड़कों के लिए 40 लाख रुपए मिलता था। और जब मैं अपने एक्सीएन से पूछा करता था, मिस्टर एक्सीएन टेल मी हाउ दिस इज गोइंग टू हेल्प मी, उसने कहा इसका तरीका यह है कि आप 20-20 लाख 2 सड़कों में लगा दो, कम से कम वो तो थोड़ी आगे बढ़ जाएंगे। मैंने कहा ये तो ऊंट के मुंह में जीरा डालने की बात है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? लेकिन आज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ने, और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत आज मेरी कंस्टिट्यूएंसी में कोई भी सड़क पर किसी भी गांव को पैदल नहीं जाना पड़ता है, ऑल वेदर रोड बन गया और सारे देश में बना है, और 3,80,000 किलोमीटर सड़क बनी, 3,80,000 किलोमीटर सड़क। उसी के साथ साथ अगर हम देखें, चाहे वो अटल जी का जमाना हो, चाहे स्वर्णिम चतुर्भुज हो, चाहे वो मोदी जी का जमाना हो, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का विषय हो, चाहे वो एक्सप्रेस हाईवेज की बात हो, चाहे नेशनल हाईवेज की बात हो,
सब तरीके से, एक्सप्रेसवेज, हाईवेज। आप देखिए दिल्ली कितना बदल गया। जो बात हो जाती है तो उसको हमें याद नहीं रहता। अब दिल्ली में कोई जयपुर से आने वाला ट्रैफिक जो पंजाब को जाने वाला है वो दिल्ली नहीं आता, वो बाईपास से निकल जाता है। अब कोई राजस्थान के साइड से आने वाला या दिल्ली की तरफ से आने वाला की ट्रैफिक जिसे दिल्ली से मतलब नहीं, वो दिल्ली नहीं आता, वो बगल से निकल करके मेरठ पहुंच जाता है, वो बुलंदशहर पहुंच जाता है। हाईवेज पे हाईवेज, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, एक नहीं अनेकों बन रहे हैं। एक टाइम था जब 12.1 किलोमीटर 2014 से पहले 12.1 किलोमीटर पर डे सड़क बनती थी। आज 28.3 किलोमीटर सड़क प्रतिदिन बन रही है। और इसलिए कनेक्टिविटी, अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, कौन कौन से एक्सप्रेसवे नाम लेना याद रखना मुश्किल है। कहां से कौन सा एक्सप्रेसवे चला है, कौन सी कनेक्टिविटी किससे जोड़ रही है। मैं यहां पर नॉर्थ ईस्ट के बारे में विशेष करके बोलना चाहूंगा। मुझे याद है नॉर्थ ईस्ट का जाने का मतलब होता था दूसरी दुनिया में जाना, गोइंग टू अनदर वर्ल्ड। लौट के आ गए तो लगे अच्छा दूसरी दुनिया में आ गए, यह स्थिति थी। आज देखिए मैक्सिमम स्टेट कैपिटल्स आर नाउ कनेक्टेड विथ एयर कनेक्टिविटी, मैक्सिमम। और अभी सिक्किम में भी एयरपोर्ट बन गया, उसका रिपेयर चल रहा है। अब वहां भी स्पाइस जेट की एयरक्राफ्ट जा रही है सिक्किम में। अब यह अलग ही बात है कि मौसम अपने आप को, नेचर के साथ तो कोई समझौता नहीं हो सकता, लेकिन हाँ सिक्किम में भी पहुंच गया। और उसी तरीके से अगर हम देखें तो मेघालय में रेल नेटवर्क आफ्टर 67 इयर्स पहुंचा है, रेल नेटवर्क मेघालय में। नागालैंड ने 100 साल बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन देखा। 100 इयर्स, जब अंग्रेज थे तब देखा था और उसके बाद अब देखा है। और फर्स्ट गुड्स ट्रेन रानी गाइडलू रेलवे स्टेशन पर पहुंची, वो पहली बार पहुंची मणिपुर में, वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में अब सेमी हाई स्पीड ट्रेन पहुंच रही है, वो वंदे भारत ट्रेन पहुंच रही है। और इस तरीके से एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक टुवर्ड्स ईस्ट, एक्ट टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट फर्स्ट, इस तरीके की नीतियों को प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है। आज नॉर्थ ईस्ट मेन स्ट्रीम में आ चुका है, मेन स्ट्रीम के अंदर पहुंच चुका है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, सुबह जाओ अगरतला, शाम को वापस आओ। सुबह जाओ इम्फाल, शाम को वापस आओ। सुबह जाओ आइजोल, शाम को वापस आओ। मैं तो जाता हूं। आप वहां राजनीति के लिए जाते हैं, मैं वहां मानवता के लिए जाता हूं। मित्रों, इसलिए नॉर्थ ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि विशेष करके अभी हमारी आदरणीय बहन जी सुनमान सिंह जी कह रही थी विमेन डेवलपमेंट एंड विमेन लेड डेवलपमेंट, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। ये विमेन लेड डेवलपमेंट को अगर किसी ने रूप दिया है तो नारी शक्ति वंदन विधेयक को पास। इट इज द पॉलिटिकल विल, आपका समर्थन मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन 30 ईयर्स से बिल पड़ा हुआ था, 30 ईयर्स, द पॉलिटिकल विल वॉज नॉट देयर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई और 30 साल का बिल 3 दिन में पारित हुआ और नारी शक्ति वंदन विधेयक को हम लोगों ने लागू किया। मैं यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना की चर्चा कर रहा हूं। 4 करोड़ आवास योजना बने हैं। मैं सभी लोगों से जमीन की बात करना चाहता हूं। मैं 1993 में जब एमएलए बना तो मेरा बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, मैं बार बार सुनाता हूं उसको, मेरा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मेरे पास आता था, नड्डा साहब चाय पिलाइए, आपको खुशखबरी सुनानी। मैं कहा चाय तो पियो, उसका खुशखबरी से कोई लेना देना नहीं है, ये तो स्वागत है, आप आइए चाय पीजिए, एक बार नहीं अनेकों बार, पर खुशखबरी क्या है? तो कहते थे इस बार आपको एक पंचायत में 2 इंदिरा आवास योजना मिली है, 2 इंदिरा आवास योजना, बोलो किसको दूं? मैं कहता था भैया तू ही रख ले, तू ही बांट देना, मैं कहां बांट पाऊंगा, 1 अनार 100 बीमार। आज
प्रधानमंत्री आवास योजना एक एक पंचायत में 40-40, 50-50 मकान। मैं जमीन की बात बोल रहा हूं। एक एक पंचायत में एक समय में 5 लाख रुपए आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी। प्रधान जी, प्रधान जी, प्रधान जी, मेरा पोखर का ये ठीक करा दो, मेरे को रास्ता दे दो, मेरे को वो कर दो, मेरे को ये पहुंचा दो। प्रधानमंत्री, प्रधान जी, प्रधान जी। और प्रधान जी हमारे को बोलते थे, विधायक जी जरा हमारी चिंता कीजिए। और मैं अगर 2 लाख रुपए उनको एक्स्ट्रा दे दूं तो मैं बड़ा एहसान मानता। देखो अब 2 लाख दे दिया, अब इसके बाद मुंह मत मोड़ना, अपने काम में जुट जाओ, अब अगले साल मिलेंगे। आज एक एक पंचायत को अध्यक्ष महोदय 2.5 करोड़ से 5-5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं विकास, 5 करोड़। और फिर भी हमारा पंचायत का प्रधान बोलता कुछ और। वे इसलिए बोलता है कुछ और क्योंकि उसको मालूम है कि मोदी जी बैठे हैं और वो हमारी बात को सुनेंगे। और हमारे जब मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करता हूं, 4 करोड़ मकान बन गए और वो भी महिलाओं को उसमें से ताकत दी गई। मैक्सिमम बेनिफिशियरीज की जो ओनरशिप है वो महिलाओं के पास है। यह महिलाओं का लेड डेवलपमेंट और महिलाओं के बारे में ध्यान रखा गया। और उसी तरीके से अभी जब पहली कैबिनेट हुई, मुझे भी उस कैबिनेट में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने फैसला किया कि जो हम चुनाव में कह के आए हैं 3 करोड़ घर और बनेंगे, कोई भी पक्की छत के बगैर इस देश में नहीं रहेगा। ये विकसित भारत की कल्पना को पूरा कर रहे हैं। और उसी तरीके से महिला सशक्तिकरण के दृष्टि से लखपति दीदी, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएगी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की तरफ से। कभी सोचा था कि हम लखपति दीदी बनाएंगे? और संख्या क्या है? 3 करोड़। ये अध्यक्ष महोदय, सभापति जी, ये स्पीड, स्केल और स्किल का परिणाम है कि हम स्पीड में भी मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ स्केल को भी बढ़ा रहे हैं। और उसी तरीके से अब सबको अच्छा लगना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। नमो ड्रोन दीदी, अभी 1000 नमो ड्रोन दीदी ने प्रधानमंत्री जी के सामने उसका एक रिहर्सल किया, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन किया, सारी दुनिया ने देखा। ये महिला सशक्तिकरण का कितना बड़ा एक जीता जागता तस्वीर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नमो ड्रोन दीदी यह सिर्फ दीदी ही चलाएंगी। ये हमको समझना चाहिए कि महिला सशक्तिकरण के प्रति किस तरीके का कमिटमेंट है, वो अभी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं आप सब लोगों को, क्योंकि आप सब लोग भी उसके पार्ट होंगे, मैं तो पहाड़ में रहता हूँ, मैंने तो वो काम कर लिया है, मैं आपसे भी निवेदन करूँगा कि आप करिए। और वो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। कृपया करके आप इसका उपयोग कीजिए। और ये जो हमारे कई दल वालों ने कहा हम आपका बिजली का बिल ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बिजली का बिल माफ कर देंगे। अब माफ करने की जरूरत नहीं है, मोदी जी ने आपको आजाद कर दिया है, अब बिजली का बिल ही नहीं आएगा। इस तरीके की परिस्थिति ला करके खड़ी है। बिजली का बिल 0 हो जाएगा, 0। और पैसा कमाएंगे अलग, टका, वो टका टक नहीं, वो घर आएगा, वो घर आए। वो बिजली का बिल, पहले तो आपकी बिजली मुफ्त हो गई, फिर आपकी बिजली ग्रिड में जाएगी और ग्रिड में जितना यूज होगा उतना आपकी आमदनी हो जाएगी। आप बोलो, ये क्या बोलते हैं, आम के आम गुठली के दाम, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग, क्योंकि यह किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, आप भी इसका सदुपयोग करें और आप उसमें शामिल हो, ऐसा अच्छा है। अगर मैं बात ट्राइबल भाइयों की करूं और वो भी रिमोट और बैकवर्ड एरिया की, तो उसमें जो प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम है उसने लगभग 24,000 करोड़ रुपए रखा है, 24,000 करोड़ रुपीस। और ये हमारी तस्वीर बदलेगा। रेजिडेंशियल स्कूल से लेकर के, एकल विद्यालय से लेकर के, बाकी सब तरीके से कैसे डेवलपमेंट हो सकता है और उनको जोड़ने का काम इस कार्यक्रम में चलेगा। मैं यहाँ आपके साथ यह भी बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, जिसमें 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल दिया जा रहा है,
इसका इम्पैक्ट क्या आया है? इसका इम्पैक्ट ये आया है, जो नीति आयोग ने बताया है, कि भारत के 25 करोड़ लोग अब गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं, 25 करोड़। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये बोलता है कि इंडियाज एक्सट्रीम पॉवर्टी हैज बीन रिड्यूस्ड बाय लेस देन 1%। ये बदलता भारत है, ये आगे बढ़ता भारत है। कि आज एक्सट्रीम पॉवर्टी हमारी लेस देन 1% हो गया, और उसके दृष्टि से हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने 2014-15 में स्वच्छ भारत अभियान के बारे में लाल किले के प्राचीर से कहा था। उस समय इसकी हेठी हुई थी, हंसी हुई थी, इसको मजाक में लिया गया था। और क्या कहा गया था? प्राइम मिनिस्टर इज स्पीकिंग अबाउट स्वच्छता अभियान फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ रेड फोर्ट। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात कर रहा है, कोई और बात करने को रह नहीं गई। सभापति महोदय, जो सिल्वर स्पून के साथ पैदा होते हैं उनको गरीबी मालूम क्या है? उनको ये क्या मालूम कि आम आदमी का जीवन कैसा दुभर होता है? उनको ये क्या मालूम कि स्वच्छता अभियान का अर्थ क्या बनता है? 12 करोड़ शौचालय बने। मुझे याद है राम मनोहर लोहिया जी ने 66 में पार्लियामेंट में कहा था, मुझे शर्म आती है जब मेरी गाड़ी नेशनल हाईवे पर जाती है और औरतों के झुंड लोटा लेकर के अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए जाते हैं, मुझे मानवता पर हंसी आती है। ये राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था, ये 66 में कहा था, 1966। और 1966 से 2014 बीत गया, किसी ने चिंता नहीं की। ये चाय वाले का बेटा, साधारण परिवार से आने वाला नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसकी चिंता की और 12 करोड़ शौचालय बनाए, 12 करोड़। और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि यूएन यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने, अंटोनियो गुटरेस ने, यहां भारत में आकर के प्रधानमंत्री मोदी जी को चैंपियंस ऑफ द अर्थ का खिताब दिया था। नड्डा जी, प्रमोद तिवारी जी ने घड़ी की तरफ इशारा किया है। 40 मिनट्स थे, बट योर पार्टी हैज इनफ टाइम। यू मे इंडिकेट हाउ मच टाइम यू विल टेक। थोड़ा लगेगा, मैं जितना कोशिश करूंगा। पर तिवारी जी, मैं तो कभी कभी ही बोलता हूं। तो मैं ये कह रहा था, चैंपियंस ऑफ द अर्थ, इससे नवाजा गया प्रधानमंत्री मोदी जी को। और वह भी यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल, वो भारत आकर के उन्होंने ये खिताब दिया। ये भारत का अर्थ बना। स्वच्छता अभियान का क्या मतलब बनता है, ये हम समझना चाहते हैं। मैं यहाँ ये भी आपको बताना चाहता हूँ, आयुष्मान भारत के साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला। सभापति जी, मैं जब पहले स्वास्थ्य मंत्री था तो मुझे विदेश जाने का मिलता था, तो वहाँ एक फैशनेबल वर्ड बन गया था, और वो वर्ड था यूएचसी। एक सेकेंड, आप मुझे भी थोड़ी राहत दीजिए। जब आप स्वास्थ्य मंत्री नहीं थे, तब भी आप मुझे बाधित करते थे कि डॉक्टरों के कार्यक्रम में जाओ, और आपने कहा था कि डॉक्टर आपका पीछा नहीं छोड़ते और आप उनका पीछा नहीं छोड़ते। अब वो विभाग आपको मिल गया है। धन्यवाद। ऐसे मैंने 2 अच्छे कार्यक्रम किए हैं। जी। एक भारत मंडप में हजारों डॉक्टर उपस्थित। सभापति जी, मैं आपका धन्यवादी हूं कि आपने मेरा निवेदन हमेशा स्वीकार किया और डॉक्टर्स को उससे बहुत प्रोत्साहन मिला और उनको अच्छा भी लगा। तो मैं कह रहा था आयुष्मान भारत, तो उस समय चलता था यूएचसी, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। मैं स्वीडन गया, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में गया, यूएचसी, व्हाट आर यू डूइंग अबाउट यूएचसी। और मुझे लगता था कि भारत यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए क्या कर पाएगा, हम कहाँ खड़े हैं, हम कैसे कर पाएंगे। हम यहाँ आए, भारत जब आए तो प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई, उनका स्कीम बनाओ, कुछ सोचो। और निर्मला जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमारा बहुत योगदान किया। और आपको जानकर के खुशी होगी कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आयुष्मान भारत। भारत की 40% की आबादी, 40% ऑफ पॉपुलेशन, 55 करोड़,
और ये कौन लोग हैं? गरीब लोग। कौन? मैं बार बार बताता हूं, ये बाय प्रोफेशन है। रिक्शा वाला, रेडी वाला, फेड़ी वाला, सब्जी वाला, ठेला वाला, रैग पिकर, लिफ्टमैन, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, बस का कंडक्टर, वेटर जो होटल में काम करता है, ये जो हमारे अपने रैग पिकर्स जो रैग पिक करते हैं, बार्बर जो बाल काटते हैं, ऐसे गरीब लोगों को 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवरेज देने का काम किया। और आज आपको जानकर खुशी होगी कि 30,000 करोड़ रुपए गरीबों की सेवा के लिए लग चुका है और 30,000 करोड़ रुपए उन गरीबों के इलाज के लिए लग चुका है। और मैं आप सबको खुशी के साथ बताना चाहता हूं, क्योंकि वो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उल्लेखित है, सबको बताना चाहता हूं। आप सब लोग मुझे, और हम सब लोग अभी 60 से नीचे हैं, लेकिन 70 होने के बाद हम सब लोग 70 होने के बाद हम सब लोग आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए के हेल्थ कवरेज के लिए हकदार हो जाते हैं। कोई भी, किसी भी जाति का, किसी भी इनकम ग्रुप का, किसी भी जेंडर का, और तिवारी जी के लिए नहीं, मेरे लिए भी है। मगर तिवारी जी एक साथ हैं इस मामले में। सबको 70 साल के बाद 5 लाख। जयराम जी भी हैं। हाँ, अच्छा, सबको 70 की उम्र के बाद उनको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा। और ये आप ध्यान में रखिए, हम चाहेंगे कि आप स्वस्थ रहें, लेकिन 70 के बाद 80 आता है और बीमारी होने की परिस्थिति बनती है। यहां तो इंश्योरेंस कंपनी भी 70 के बाद इंश्योरेंस नहीं करती हैं, और मोदी जी आपको 70 से आजीवन तक 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज दे रहे हैं। यह है आयुष्मान भव, आयुष्मान भारत, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। उसी तरीके से मैं यहां आपसे जन औषधि केंद्र के बारे में भी बात करना चाहूंगा। आजकल कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो जीवन भर पर्यंत हमको लेनी पड़ती हैं, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की, किडनी की, लिवर की, सारी जीवन लेनी पड़ती है। और उसको आप ब्रांडेड दवा, वो महंगी होती है, और ब्रांडेड दवा में कम से कम 80% का फर्क होता है, 80 to 90% का। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने जन औषधि केंद्र खोल करके और लगभग 1000 आउटलेट्स, और आज आपको 10,000 आउटलेट्स, और हमने तय किया है कि मोदी जी ने तय किया है कि 25,000 आउटलेट्स खुलेंगे, ताकि कोई भी गरीब व्यक्ति जो 5,000 रुपए खर्च करता था, वो आज 300-400 रुपए खर्च करता है महीने का, और उसको इलाज के लिए दवाई मिलती है। इस तरीके की स्थिति की गई है। बैंकिंग सेक्टर की बात करें, हमारे विपक्ष के लोग ही बैंकिंग के बारे में कहते थे, एनपीओ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बैंक डूब रहे हैं। सबको मालूम है कि 2014 से पहले बैंकिंग स्थिति कोलैप्स की स्थिति में आ गई थी। निर्मला जी ज़्यादा अच्छे से बताएंगी, मैं कोई आर्थिक विषय का ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन इतना साधारण जानता हूं कि बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर रहा था। और उस समय उस कोलैप्स होने की स्थिति में बैंकिंग में रिफॉर्म्स लाए गए, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड बना, आईबीसी बना, और आज आपको बताते हुए मुझे खुशी होती है कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर दुनिया में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर बन गया है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर। आज जो प्रॉफिट है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, वो 1.4 लाख करोड़ 2023-24 में क्रॉस किया है। 1.4 लाख करोड़, ये हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक्स की स्थिति है, और ये लगभग 35% हायर देन द लास्ट ईयर, 35% हायर है लास्ट ईयर से। और हमारे कुछ विपक्ष के नेता जो किसी और सदन में भी होंगे, उन्होंने प्रश्न उठाया था एसबीआई के बारे में, और उन्होंने एसबीआई की वर्किंग के बारे में कहा था कि एसबीआई के काम करने के तरीके पर उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह उठाया था। आज मुझे खुशी है कि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इज अर्निंग रिकॉर्ड प्रॉफिट, आज वो रिकॉर्ड प्रॉफिट पर खड़ा है। उसी तरीके से एलआईसी की बिल्डिंग को कहा गया ये भूत बंगला बन गया है, ये भूतिया बंगला है,
ये एलआईसी की बिल्डिंग भूतिया बंगला बन गई है, ये इस तरीके से एलआईसी को डेरोगेट करने का प्रयास हुआ था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, मैं सीना तान के कहना चाहता हूं, आंखें ऊंची करके सुनाना चाहता हूं कि आज एलआईसी के रिकॉर्ड शेयर किया गया है और रिकॉर्ड शेयर हुआ है। ये भी हमको ध्यान, ये है बदलता भारत जिसको हमको समझना चाहिए। मुझे याद है एक समय में हमारे राजनीतिक दल, विपक्षी दल HAL के सामने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सामने धरने पर बैठ गए थे। वहाँ के एम्प्लॉयज़ के साथ बड़ा भारी हमदर्दी दिखा रहे थे। उनके साथ बैठ करके जो अंदर जाना चाहते थे उनको भी बाहर खींच के ला रहे थे और ये टोकनिज्म चल रहा था। HAL डूब गया, HAL खत्म हो गया, ये सारी बातें कहने वाले लोग थे। आज HAL जो है वो कंट्री के डिफेंस इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी बन गया है। इस बात को भी हमको समझ लेना चाहिए और इस तरीके से HAL आज स्ट्रेंथनिंग हो रही है। उसी तरीके से GST ने लगभग मीडियम और GST ने हमारे इकोनॉमी को फॉर्मलाइज किया है और हमारे बिजनेस को और ट्रेड को उसने आसान बनाया है। अप्रैल का GST का कलेक्शन 2 लाख करोड़ रुपए क्रॉस कर गया है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए किस तरीके से इनफॉर्मल इकोनॉमी से फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ है। ये ठीक है, नारे देने के लिए और राजनीति करने के लिए GST ये है और वो उसको कोई गब्बर बोले, कोई फलाना बोले, कोई ढमकाना बोले। देश ऐसे नहीं चलता। देश बहुत बारीकियों से नीतियां बना करके आगे बढ़ता है, तब चलता है। ये 2 लाख करोड़ रुपए डिपॉजिट ऐसे नहीं आया है। ये जो कई लोग चर्चा करते थे कि ये नोटबंदी हो गई, फलाना हो गई, आज इनफॉर्मल इकोनॉमी से भारत फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ आ गई। इस बात को भी हमको समझ लेना चाहिए और इसीलिए आज GST के माध्यम से हम आगे बढ़े। मैं यहाँ पर डिजिटल इंडिया की भी बात करना चाहूँगा। जब डिजिटल इंडिया के बारे में हम बढ़ने की कोशिश की सभापति जी, तो हमारे भारत के ताकत पर प्रश्न खड़े हुए। मुझे याद है हमारे बड़े लर्नेड, आज वो अभी हाउस में नहीं है, चिदम्बरम जी, उन्होंने कहा हाउ विल एन अनएजुकेटेड लेडी विल यूज दी मोबाइल, कैसे काम होगा, कैसे UPI चलेगा, कैसे डिजिटल इंडिया चलेगा। आज भारत के आपने भारत की ताकत को पहचाना नहीं था, मोदी जी ने पहचाना था। आज आप सब्जी खरीदने जाओ तो वहां भी सब्जी वाला बोलता है ये मेरा है QR कोड, जरा इस पर लगा दो और हमारे को पेमेंट करो। ये बदलता भारत। 40% वर्ल्ड का ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है, डिजिटल ट्रांजैक्शन 40%। और इसी तरीके से लगभग हमारे डिजिटल इंडिया को के पेमेंट्स हो रही हैं, वो हम सबके ध्यान में है। मैं डिफेंस के बारे में भी बोलना चाहूँगा। मैं एक पहाड़ी राज्य से आता हूँ। दो साधारण भाषा में कहना हो तो पुंछ में गोली चलती थी, राजौरी में गोली चलती थी। जब गोली चलती थी सभापति महोदय, तो वहां का जवान, मैं वहां गया हूं, मैं एक बार नहीं अनेकों बार बॉर्डर पर गया हूं, वहां मुझे जवान बोलते थे साहब अपनी जीवन बचाना ही बहुत बड़ी बात है। मैं पूछता था क्यों? कहते थे हमें जवाब देने का अधिकार नहीं है। मैं क्या करते हो? तो वो कहता था कि हम नगरोटा को इन्फॉर्म करते हैं, नगरोटा चंडी मंदिर को इन्फॉर्म करता है और चंडी मंदिर दिल्ली को इन्फॉर्म करता है और दिल्ली बोलता है कि चुप रहो, जब कहेंगे तब जवाब देना। ये बातें हमने देखी हैं। मैं पार्लियामेंट में बोल रहा हूं, जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये तय हो गया है, जहां से गोली चले, जब तक वो गोली चलाने वाला शांत न हो जाए, चुप नहीं बैठना, जवाब देते रहना। इस बात को मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि 40 ऑर्डिनेंस की फैक्ट्रीज को रिस्ट्रक्चर किया गया और 7 कोड में उनको डाला गया, 7 कोड्स में उनको डाला गया, 7 डिफेंस के सेक्टर्स में उनको डाला गया। और लगभग हमारे मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस इक्विपमेंट 1 लाख करोड़ रुपए का वो डिफेंस इक्विपमेंट बना रहे हैं और डिफेंस इक्विपमेंट हमारा 18% बढ़ गया है। अब हम हेलीकॉप्टर भारत में बना रहे हैं, कर्नाटक में ही बना रहे हैं। अब हम फाइटर जेट्स बना रहे हैं, इंडिजिनस फाइटर जेट्स बन रहे हैं।
हमारे पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं था सभापति जी, आज हम बुलेट प्रूफ जैकेट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पहाड़ से आता हूं, हमारे यहां मिलिट्री कॉन्वॉय चलती थी, आगे हरी झंडी की एक 3 टनर होती थी और 40 गाड़ियों के बाद एक लाल झंडी का 1 टनर होता था, और ये कॉन्वॉय चलता था। और जब कॉन्वॉय चलता था तो सारी ट्रैफिक रोक दी जाती थी, तब जाके एक ब्रिज पार होता था, और एक ब्रिज को पार करने में 6-6 घंटे लगते थे। यहां महेंद्र भट्ट बैठे बताएंगे कि आर्मी की फौज कैसे जाया करती थी। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में हजारों किलोमीटर की सड़क, 2 वे और डबल लेन पुल, सीमेंटेड पुल बन करके तैयार हो गया है। बॉर्डर पर कहीं भी 1.5 दिन के अंदर हमारी आर्मी पहुंच सकती है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरीके से काम किया है, और इसी तरीके से 1 रैंक 1 पेंशन एक पॉलिटिकल स्लोगन बन गया था। जाने वाले 500 करोड़ रुपए रख करके OROP की बात कर रहे थे, वह एक तरीके से सिंबलिज्म था। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किया। 1,20,000 करोड़ रुपए पेंशनर्स को उनके पॉकेट में, उनके घर तक पहुंचाने का काम किया। नेशनल वॉर मेमोरियल, शायद मेरे ख्याल से, मैं तारीख ठीक नहीं होगा, लेकिन 80 के दशक में एनवर्साज हुआ था, 80s में, नहीं बन पाया। कमिटमेंट नहीं थी, वो सोच नहीं थी। आज वो नेशनल वॉर मेमोरियल हम सबको देखने को मिलता है, और वो भी हम लोगों ने देखा। उसमें भी एक इशू खड़ा कर दिया गया कि वो जो हमारी वो शक्ति स्थल है उसको हटाया जा रहा है, उसको खिसकाया जा रहा है, देश के शहीद स्थान को हटाया जा रहा है। वो नेशनल वॉर मेमोरियल में ले जाया जा रहा था। पता नहीं इनको हटाने से कैसी तकलीफ हो जाती है। उसको स्थान दिया जाए, उसको इज्जत दी जाए, वही उसकी आवश्यकता होती है। वो हुआ, वो किया गया। तो इस प्रकार से अगर विकास की कहानी कहें डिफेंस की दृष्टि से, कौन सा इक्विपमेंट है जो भारत में नहीं बन, हर दृष्टि से हम प्रयास कर रहे हैं। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि चाहे हवाई का बेड़ा था, हम MiG-21 में खड़े थे, बेचारे हमारे पायलट्स ट्रेनिंग में ही एक्सीडेंट प्रोन MiG हो गया था, ऑब्सोलीट हो गया था, आउटडेटेड हो गया था, कोई नया बेड़ा नहीं आ रहा था, फैसला नहीं हो पाता था। और जब भी कुछ खरीदारी करने जाओ तो कमीशन का झगड़ा, और कमीशन के झगड़े में स्कैंडल, चाहे ऑगस्टा वेस्टलैंड हो, चाहे चिनूक हो, चाहे रफेल हो। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में रफेल का बेड़ा भी आ गया, चिनूक भी आ गया। आज विकास की दृष्टि से उसको आगे बढ़ाने का काम हुआ है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारी कोशिश रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार की कोशिश रही है कि देश लंबी छलांग लगा करके कम समय में विकसित भारत के काम को पूरा करे। और इसलिए चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिफेंस हो, मैंने कुछ सेक्टर्स के बारे में चर्चा की, सबके बारे में सभापति जी चर्चा करना मुश्किल है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं उसमें बताऊँ। मैं यहाँ पर यह भी चर्चा करना चाहूँगा, अब खरगे जी चले गए, हमारे बड़े आदरणीय, मैं सोच रहा था कि वो रहेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन चलिए, हमारे उनके साथी यहाँ पर हैं, तो वो वैसे भी वो एक्टिव रहते हैं, तो वो हमारी बात सुनेंगे और उन तक मेरी बात पहुंचाएंगे। मुझे कल समझ में नहीं आया कि खरगे जी राष्ट्रपति अभिभाषण पर बोल रहे हैं या चुनावी भाषण बोल रहे हैं। मुझे इसका अंदाजा नहीं मिला, क्योंकि राष्ट्रपति अभिभाषण की दृष्टि से जिन मुद्दों को डेवलपमेंट की दृष्टि से राष्ट्रपति जी ने टच किया, उस पर बोलते, पर मुझे लगा कि उनको ध्यान में अभी भी चुनाव का वो बैकग्राउंड में उनके ध्यान में है, इसलिए वो चुनावी मंच की तरह उसको उपयोग कर रहे थे। यहाँ भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में चर्चा हुई। मुझे अम्बेडकर जी के बारे में जो उन्होंने कहा वो कष्ट देने वाला भी था और विडंबनापूर्ण भी था। आपने ऐसे भावुक तरीके से बोला जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के साथ आपका ऐसा संबंध है। देवराज जी के साथ मेरा है, वो तो मेरा है, इसीलिए मुंह से निकला और वो बारंबार निकलेगा। लेकिन अभी मैं भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर जी की बात कर रहा हूं, तो उसके साथ ऐसा संबंध लगा और वो लगा जैसे
बहुत दुखी हैं कि जैसे उनकी इज्जत नहीं हुई। लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि आप ही की पार्टी जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत रत्न, जब दुखी होकर के नेहरू कैबिनेट से उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो उनको इस्तीफा के बाद इसी हाउस में इस्तीफा पर वक्तव्य रखने से नहीं दिया गया था, उसकी परमिशन नहीं दी। He could not place and he could not speak the reason of resignation. This is on record कि उनको अपने बाबा साहब को यहां पर हाउस में Sir, please look at the records of the house and find out. one second. नड्डा जी एक सुनो जयराम जी। Sir, I just want the honorable leader of the house to revisit the records of that day and see why that permission was not granted by the chair. This is all part of the record. Okay. October 12, Jairam ji, 1951. Please look at the records. 1 second. You have a master historian there. 1 second. So Jairam ji, Historian is there. one second. I thought you were disputing it. You are not disputing it. You are going beyond it. You may continue. Chairman sir, You may continue. Chairman sir, You may Chairman continue. sir, I must thank Jairam Ramesh for substituting that what I am saying is correct. But he wants you to say more. हाँ, तो अब वो इस्तीफा दिया, उनको बोलने नहीं दिया गया और भीमराव अंबेडकर को दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। खड़गे जी के दिल में अभी भी टीस है, मैं उनकी सहानुभूति रखता हूं, लेकिन अपने कांग्रेस भाइयों से पूछे ना कि जो आप इधर हमारे से पूछ रहे थे, आपके कांग्रेस पार्टी ने क्या हाल किया उनका, कैसे देखा उनको। फिर उसके बाद अगर मैं कहूं नड्डा जी, 1990 में आई वॉज मेंबर ऑफ लोकसभा। 1990 के 2 महीने बहुत महत्वपूर्ण है। मार्च के महीने में लंबे अंतराल के बाद भारत रत्न उनको दिया गया और अप्रैल 1990 में सेंट्रल हॉल में उनका पोर्ट्रेट अनवील किया गया और पोर्ट्रेट अनवील करते समय ये ध्यान रखा गया कि पोर्ट्रेट्स का मूवमेंट कैसे हो। और तब मैंने जानकारी की कि जब से सेंट्रल हॉल में पोर्ट्रेट लगे हैं उनका मूवमेंट होता रहा है, कभी कोई मुद्दा नहीं उठा। आपने 1993 की बात की, शायद आप भी उस समय विधायक होंगे, मैं भी विधायक था। जो आपने कहा मैंने भी आंखों से देखा है। मैं कांग्रेस पार्टी का विधायक था और कांग्रेस पार्टी से मेरा गहरा नाता रहा है। स्वीकार नहीं, मैं कभी कोई चीज को स्वीकार करने से हिचकिचाता नहीं, पर एक समय था जब मैंने ये कहा था, जिसकी बड़ी कोशिश कर रहे हैं जयराम जी, कि जगदीप धनखड़ जब राजस्थान विधानसभा का सदस्य था तो आरएसएस के बारे में क्या कहा, मैं सुनो, मुझे पता है आपकी पार्टी के अंदर इतनी गोपनीयता नहीं है कि मुझे नहीं पता लगे। सुनिए, मैं बताना चाहता हूं माननीय नड्डा जी, मैं बताना चाहता हूं कि आज से करीब 25 साल पहले सदस्य न होने के बाद मैं आरएसएस का एकलव्य बन गया। और क्यों बना? तपस्वी लोग हैं, राष्ट्रभक्त हैं, समर्पण की भावना उत्कृष्ट है, दूसरे विचार को ग्रहण करते हैं। और मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि खुद के अलावा देश की सोचते हैं, समाज की सोचते हैं, तो आप वो एक्सरसाइज बंद कर दो। मैंने कह दिया है, जनवरी 1994 ये तो कह रहा हूं, मैं एकलव्य तब नहीं था, मैं एकलव्य बनाऊं 25 साल पहले। आरएसएस के बारे में आपने क्या कहा? सुनो, आप समझ नहीं रहे मेरी बात। मैं कह रहा हूं
कि एकलव्य बनने में मुझे समय लगा, वाल्मीकि जी का भी परिवर्तन हुआ था। और जब से मेरा परिवर्तन हुआ, नड्डा जी, जब से मेरा परिवर्तन हुआ, मेरे मन में एक टीस सदा रही कि मैंने प्रथम वर्ष क्यों नहीं किया, द्वितीय वर्ष क्यों नहीं किया, तृतीय वर्ष क्यों नहीं किया। मैं कहता रहा। प्लीज कंटिन्यू, प्लीज। नो प्लीज सिट डाउन। जयराज जी समझिए जरा। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ, जिसका जिक्र अभी हमारे चौहान साहब ने भी किया और मादिक साहब ने भी किया, वो जो 1952 का चुनाव अंबेडकर जी लड़ने गए, तो उनके विरुद्ध नेहरू जी खुद प्रचार में गए। ही हिमसेल्फ पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शनरिंग अगेंस्ट भीमराव अंबेडकर। और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि आप देखिए, मज़ा है, इनका ईवीएम से जो बैर है वो बड़ा पुराना है। उस समय भीमराव अंबेडकर जी 14,000 वोट से हारे और इनवैलिड वोट 78,000 हुए। इसलिए बैलेट पेपर से इनका पुराना प्यार है। 78,000। और आजाद भारत, उस समय जयप्रकाश नारायण जी ने कहा कि यह चुनाव में धांधली हुई है। हमने नहीं कहा, जयप्रकाश नारायण जी ने कहा कि चुनाव में धांधली हुई है। और इसी तरीके से जो हमारे धनंजय कीर हैं, जिन्होंने पुस्तक लिखी है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जीवन चरित्र, वह इस बात की पुष्टि करते हैं, जो पद्म भूषण आपकी सरकार ने दिया, वह इस बात की पुष्टि करते हैं कि किस तरीके से भीमराव अंबेडकर जी को हराया गया, इस बात को उसमें कहते हैं। उसी तरीके से जो आपने भी कहा कि 1990 में, जिसका आपने जिक्र किया, कि यानी भारत रत्न मिलते मिलते 1990 हो गया जब कांग्रेस की सरकार गई। अब खड़गे साहब को बाबा साहब अंबेडकर जी से बहुत हमदर्दी है, व्यक्तिगत रूप में हो सकता है, लेकिन जिस पार्टी में है उसको हमदर्दी कभी नहीं रही, ये मैं जरूर बताना चाहता हूं, कभी नहीं। नड्डा जी, मैं मेरे रूम में बैठा था, तब साहब का भाषण चल रहा था। वही नड्डा साहब बोले तो सामने बैठे साहब ही बोल रहा हूँ। नड्डा साहब का भाषण चल रहा था कि खड़गे साहब हमदर्दी बता रहे थे बाबा साहब अंबेडकर के बारे में, बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन उनको किसने हराया, किसने किया, ये बातें सब उन्होंने कही। नड्डा साहब को भी ये भी मालूम होगा कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की पार्टी अलग थी। एक तो पहले लेबर पार्टी से वो खुद स्थापना की और उसका वो पार्टी के अध्यक्ष के नाते दूसरे पार्टियों से अलायंस कर देते। फिर उसके बाद में उन्होंने लेबर पार्टी को निकालकर उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया। फिर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाने के बाद उस वक्त भी उन्होंने अपना ही अस्तित्व अलग रखा। वो कांग्रेस के साथ नहीं थे, या कांग्रेस को कभी भी वो यही कहते थे मैं कांग्रेस से दूर हूँ। यहाँ है क्या हमारे? प्लीज नो प्लीज, लीडर ऑफ द अपोजिशन इज स्पीकिंग। सुनो, व्हाई शुड यू डिस्टर्ब हिम? सो मैं कांग्रेस से नाइदर नड्डा जी कैन बी डिस्टर्ब नॉर हिम। प्लीज कंटिन्यू सर। कांग्रेस से मैं दूर हूँ। वो तो यहाँ तक भी बोलते थे कि मैं कांग्रेस के साथ कभी संबंध नहीं रखूंगा। इसीलिए उन्होंने अपनी पार्टी अलग रखी। और जब आज़ादी के वक्त ऑल पार्टी गवर्नमेंट जब बनी, यानी उसमें जनसंघ के नेता भी मिनिस्टर थे, इंडस्ट्री मिनिस्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी,
और मुस्लिम लीग के भी थे और पंजाब के पार्टी के भी थे, ऐसे तो 6 लोग थे। एक सेकंड प्लीज। अरे हिंदू महासभा बोलो, चुप बट। सर प्लीज। सर तो इनको कम से कम इतनी तो मालूमात कर लेना चाहिए फिर बोलने के वजह। बस। नहीं अच्छा ओके सर। बार बार यही बात करते हैं। मैं देखा फोटो हमने लगाया, वो तो फिर मैंने मैं कहा बोलूं कि फोटो आपने लगाया और स्टैचू तुमने हटाया, बोलो। नहीं सर। मेरे को एक मिनट साहब। चलो एक सेकंड। नहीं देखो साहब, उनको तो टाइम खत्म होने के बाद मैं यहाँ से उठ के गया, नहीं। लेकिन वो चलने के लिए आपने दिया। एक सेकंड क्योंकि I'll give you time। ठीक है भाई, बोलो, मैं ऑब्जेक्ट नहीं किया। I indicated his party has enough time अच्छा, after 40 minutes, and what Nadda ji is trying to do, let me tell you, and what I can figure out. Sir, you took 90 minutes. So Nadda ji is yet to complete 90 minutes. So I have reconciled. नहीं वो आपका। I have already sent a message to my wife that I have invited guests. Please attend to them. No, नहीं वो आप 90 मिनट्स तो दो 100, that is your discretion. No, time at your disposal. That is your discretion. I don't challenge it. Even otherwise also you can extend and give him time. That I don't mind. No, क्या कह सकते? नहीं, अगर हाउस को एक्सटेंड करके भी टाइम अगर किसी को देना है, otherwise in connection. अदरवाइज यानी उनके पार्टी का टाइम ही नहीं, अगर हाउस को बढ़ाना भी है तो कंसेंट से आप बढ़ा सकते हैं। No. हाउस को Let me put on record 1 second that when Congress party in the last session had run out of time, I gave extra time. गुड, थैंक यू। And if there will be any such situation ahead with any political party, I would try to adjust accordingly. ओके सर, थैंक यू। Sir, हाँ, तो मैं यही बोल रहा था कि बार बार बाबा साहब अंबेडकर के बारे में बोल के कांग्रेस को वो उधर उसको कम करने की You made your कोशिश। point, sir. नहीं, मैं समझता हूँ कि उनको ये भी मालूम नहीं बाबा साहब अंबेडकर कौन से पार्टी में थे, कौन से पार्टी उन्होंने बनाई। Thank you, sir. Thank you. बाद में रिपब्लिकन पार्टी भी बनी। Thank you. और किसके साथ इनकी दोस्ती थी जब हारे बॉम्बे में कम्युनिस्ट, जब तो जॉइंट पार्लियामेंट्री सिस्टम था, उस वक्त जो कम्युनिस्ट और ये जो रिपब्लिकन पार्टी आज है, जो पहले शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, दोनों मिलके लड़े। ये इस देश में ऐसी मानसिकता है, इसीलिए मैं कभी कभी बोले तो आप लोग गुस्सा आता, लेकिन मेरे में उससे ज्यादा गुस्सा इसलिए है, मैं हजारों साल से ये सहन कर रहा हूँ ये गुस्सा। और उस वक्त कम्युनिस्ट का कैंडिडेट इलेक्ट हुआ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनके अलायंस थे, डिफीट हो गए। थैंक यू सर। कांग्रेस क्या कांग्रेस, थैंक यू सर। किसको बोलते हैं? थैंक यू। आप पढ़िए। अरे हम तो उनके पोस्टर लगा के आए। सभापति जी, प्लीज नो सभापति जी, टेक योर सीट प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सभापति जी, One sec, please. Sabapati Only those persons whom I give Sabapati permission ji. can speak. I gave permission to the leader of the opposition. He has made his point. Now Nadda ji is well within his rights to react. सभापति जी, 1 second. Let me plead with all of you. When members speak, please don't interrupt. I was happy that when Khadge ji spoke, the disturbance was minimal. When you are speaking, sir, disturbance is minimal because number may not be there, but Jairam ji is present, so minimal disturbance is there. Go ahead. सर, I'm looking at the clock also. अच्छा एक सेकंड सर, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वांट्स टू से। सर नड्डा साहब
वो आपके तरफ देखकर एड्रेस नहीं कर रहे थे, अपने पार्टी के सभी एमपीज के तरफ देख रहे थे और आपके तरफ कम देख रहे थे। मैं देखा कि उधर देख के एड्रेस कर रहे थे। मैं समझा ये कोई एग्जीक्यूटिव कमेटी ये बीजेपी की है समझकर मैं नड्डा जी चले गए। मेरी तरफ देखिए, फिर बाद में आप पॉलिटिक्स आपके साथ बात कर रहे हैं। I can assure you, no, Honorable Finance Minister, I can assure you, if there is coordination, I fully respect LOP. I fully respect what he says. We should then look at the parliament as a whole. LOP Lok Sabha yesterday was showing his back half the time to the chair. I know that, but I'm looking at the entire parliamentary etiquette. I fully am aware of that, sir. Nada ji. But parliamentary etiquette applies both Please. to Lok Sabha and Rajya Sabha. Thank you. Nada ji. But I would always appreciate, once again, I will always appreciate that leader of the opposition and leader of the house must share lighter moments, sarcasm, and they must be allowed to intervene. Because सभापति people जी, make any, others do not have that privilege. Let me make it सभापति very जी, clear. Secondly, मेरी इच्छा है कि मैं आपके तरफ देखूं और इधर देखूं, पर संख्या नहीं है, क्या करूं, फिर इधर देखना पड़ता है। सर संख्या हो या नहीं हो, आप तो मेरी तरफ ही देखिए। लेकिन ठीक है, अब मैंने देखिए चेंज, अब आपकी तरफ देखता हुआ बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे एक छोटा किस्सा है। I was junior, one second, I was junior parliamentary affairs minister. और एक मुद्दा ये आया कि प्रतिपक्ष के नेता ने उस समय कहा कि प्रधानमंत्री जी जब भी कोई बात कहते हैं प्रेस गैलरी की तरफ देखते हैं, और इसे ऑब्वियसली पूरे हाउस के अंदर एक वातावरण हो गया कि जब भी प्रधानमंत्री जी बोलते हैं प्रेस गैलरी की तरफ देखते हैं। प्रधानमंत्री जी खड़े हुए, उन्होंने कहा हाँ, जब भी मैं कोई पॉइंट करता हूं प्रेस गैलरी की तरफ देखता हूं, पर आपकी तरह प्रतिपक्षी नेता को कहा उन्होंने, हर बार मैं स्माइल नहीं करता हूं। ये कहा उन्होंने, आई डोंट स्माइल एवरी टाइम आई लुक एट द प्रेस गैलरी, द प्राइम मिनिस्टर सेड, अनलाइक लीडर ऑफ अपोजिशन। सभापति जी, मैं ये कह रहा था कि जिस बात को आपने अभी हाउस में रखा, मैं उस बात को पूरा करना चाहता हूं, पर उसके पहले मैं खड़गे साहब को ये ज़रूर कहना चाहता हूं कि आपने कहा मेरे को बहुत गुस्सा है, और उस गुस्सा बहुत अच्छी बात है, वो गुस्सा वो आपकी आग रहनी चाहिए, लेकिन थोड़ी वो अपनी पार्टी पर उतरनी चाहिए, वो अपनी पार्टी पर उतरनी चाहिए, क्योंकि अंबेडकर जी को छोटा करने का काम, उनको मिनिमाइज करने का काम किसी और ने नहीं किया, इस देश की रूलिंग पार्टी ने उस समय किया। आप बताइए भारत रत्न देने के लिए 1947 के बाद 1990 तक क्यों इंतजार करना पड़ा, और क्यों गैर कांग्रेसी सरकार, जनता दल की सरकार, बीजेपी के समर्थन से चलने वाली सरकार जब आई तब जाकर के अंबेडकर जी को भारत रत्न मिला, ये मैं कहना चाहता हूं। नहीं सर, अब नहीं, अब मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने लिप सर्विस नहीं की, हमारी सरकार ने सही मायने में डॉक्टर अंबेडकर को लंबे समय तक ये देश याद रखे, इसके लिए कार्यक्रमों को लिया गया। ये प्रधानमंत्री मोदी जी थे जिन्होंने पंच तीर्थ बनाया, ये प्रधानमंत्री मोदी जी थे जिन्होंने जन्मभूमि को, मऊ को जन्मभूमि कहा, और लंदन के घर को, वहां भारत के सरकार के पैसे से उस जमीन को लेकर, उस जगह को लेकर के वहां पर फिर से स्मारक बनाने का काम किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। दीक्षा भूमि नागपुर में, महापरिनिर्वाण भूमि वो मुंबई में, दिल्ली में,
और चैतन्य भूमि मुंबई में इस काम को किसी ने किया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। किसी सरकार ने नहीं किया, किसी सरकार ने नहीं किया। और इसलिए ये हमें कहने का अधिकार है कि सही मायने में लिप सर्विस नहीं की। देश के लिए जिस महान विभूति ने, ये जो चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, संविधान को सिर्फ ऐसे ही नहीं लगाया, संविधान निर्माता को देश याद रखे और युगाकुल तक याद रखे, इस बात को काम करने का काम किया। उसी तरीके से जैसा मैंने कहा कि संविधान दिवस 26 नवंबर, जिस दिन ड्राफ्टिंग कमेटी ने फाइनल ड्राफ्ट कर लिया, किसने कहा था कि 2014 तक इंतजार करो? Who said that you wait till 2014 that there will be a Prime Minister Narendra Modi who will come and he will declare Constitution Day 26th of November? तो ये संविधान दिवस बनाया गया, तो इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और उसी तरीके से मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि एक इनके ओवरसीज फ्रेंड्स के एक बड़े ओवरसीज फ्रेंड्स के बड़े नेता हैं, ओवरसीज फ्रेंड्स के नेता हैं, और जब समय आता है तो पार्टी से निकाल देते हैं और समय निकल जाता है तो फिर पार्टी में ले आते हैं। और वो वैसे जयराम रमेश जी के साथ मिलते जुलते हैं। मैंने नाम ही नहीं लिया, मैंने नाम ही नहीं लिया, मैंने कहा जयराम रमेश जी से मिलते जुलते हैं। और वो क्या कहते हैं कि भारत एक सेकंड, मुझे नहीं लगता कि सृष्टि में कोई भी व्यक्ति जयराम जी से मेल खाता हो। मुझे नहीं लगता, जयराम जी अद्भुत है, मुझे नहीं लगता। ठीक है, आई टेक बैक माय वर्ड सर। तो आई टेक बैक माय वर्ड्स। तो मैं ये कह रहा था कि उन साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि संविधान बनाने में अंबेडकर जी से ज्यादा बड़ी भूमिका नेहरू जी की है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन अंबेडकर जी, दिन रात मेहनत की। हम नेहरू जी के कंट्रीब्यूशन को कोई भूल नहीं सकता, वो है। आप उसको करेक्ट कर दीजिएगा। आप Jairam ji, I have not given you. Nothing will go on record. Nothing will go on record. I have not given you floor. Jairam ji, I have not. Take it. जयराम जी, Take it. जयराम जी, जयराम जी, आप उसको करेक्ट कर दीजिएगा ना। आई हैव गॉट नथिंग टू स्कोर, आई एम हियर टू डिस्कस एंड टू डेलिब्रेट। तो आप उसको ठीक कीजिएगा ना, फिर मैं आपको ऑथेंटिकेट करूंगा, दूसरी बात, जैसा मैंने कहा कि ये नेहरू जी के बारे में कहा गया कि वो अंबेडकर जी से ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। कल यहाँ पर मूर्तियों की चर्चा हुई और खड़गे साहब ने बिल्कुल प्रेरणा स्थल के बारे में चर्चा करते वो कोने में डाल दिया। मैं चाहता हूं कि आप भी प्रेरणा स्थल जाइए, सच में प्रेरणा मिलेगी। और देखिए वहां पर क्या प्रेरणा मिलती, एक नहीं अनेक मिलते हैं। लेकिन आपको मूर्तियों के बारे में आप जब कल कह रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आप अपनी जवानी में, यंगर डेज में, आप एकदम कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान, अपने संसद के सामने खड़े हो। सर, प्रतिपक्ष के नेताजी कंटिन्यूज टू बी यंग इवन नाउ, तो ये कहना कि जवानी के दिन में ये भी दिस विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। उस समय के जवान उस समय के जवान जब थे तो उस समय सब चीजों को करते होंगे और बहुत अच्छे से देखते होंगे। पर मैं इनको बताना चाहता हूं कि आपको मूर्तियों की इतनी चिंता हुई तो ये जो 20 साल आजादी के बाद ये जो राजपथ पर जॉर्ज पंचम विराजमान थे उसके बारे में आपने क्यों नहीं चिंता की? जॉर्ज द फिफ्थ, वो जो वहां पर विराजमान थे, जहां जो आज राजपथ कर्तव्य पथ बन गया,
और जहां आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहां पर विराजमान हैं और उनकी मूर्ति वहां पर विराजमान है, और जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ है उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहाँ यह भी कहना चाहता हूँ कि आपने विदेश के रिपोर्टर्स के बारे में, विशेष करके वॉशिंगटन पोस्ट, फलाना पोस्ट, धमकाना पोस्ट, जो भी था सारे, और आप भी उसी तरीके से बोल रहे थे फलाना, ढिमका, चिल्का, इस तरीके से आप वो सारी बातों को आप उसमें रख रहे थे। अच्छी बात है, आपने रखा सब कुछ, लेकिन आप ये भूल गए कि जो लोग, जिस पाकिस्तान के मंत्री ने ये बयान पार्लियामेंट में दिया कि पुलवामा में हमारे लोग घुस करके जिन्होंने अटैक किया, वह कहता है कि राहुल गांधी अच्छा काम कर रहा है, और वो कहता है कि मोदी जी को हराना आवश्यकता है। ये भी छपा था, जरा इसके बारे में भी आप चर्चा कर देते। जब आपने चर्चा की तो आप इस बात पर भी चर्चा करते कि एक महानुभाव जो बहुत बड़े ज्ञाता है, अंग्रेजी में ही बात करते हैं, अच्छी बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लिखने का उनको बड़ा शौक है। वो बांग्लादेश के एक जर्नल में एक लिखते हैं, मोदी हैज़ टू गो। वह विदेश में की धरती के जर्नल्स में लिखते हैं, तब हमें तकलीफ नहीं होती है। इसलिए पराए क्या, अपने भी ऐसे निकले, इस बात को भी हमको समझ लेना चाहिए। और इसीलिए जब ये सारी बातें आती हैं तो मुझे लगता है कि इसको भी हमको डिटेल में समझ लेना चाहिए और जान लेना चाहिए। मैं यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में भी बातचीत हुई। वैसे आपने जिस तरीके से बताया कि वो ध्येयनिष्ठ हैं, राष्ट्र के लिए हैं, समर्पित हैं, वो सारी बातें आपने बताया और उन्होंने संघ के बारे में बताया। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि यदि आरएसएस से इतनी ही तकलीफ थी तो जवाहरलाल नेहरू ने हमारे ये जो गणतंत्र दिवस की, ये जो गणतंत्र दिवस की परेड होती है, इसमें आरएसएस को क्यों निमंत्रण दिया था? मैं ये पूछना चाहता हूं कि 1965 की लड़ाई में कंसल्टेशन के लिए शास्त्री जी ने गुरु गोलवलकर जी को क्यों बुलाया था? क्यों बुलाया था? ये इसका मतलब एक बात तो सब है, साफ है कि कांग्रेस को भी ये समझ में आता है कि जब देश खतरे में है तो संघ की पुकार होती है, संघ को याद करें। बाकी समय राजनीति, लेकिन जब देश खतरे में होता है तो उनको संघ की याद आती है और संघ को याद करना पड़ता है। मैं यहाँ यह भी बताना चाहता हूँ कि आप सब लोग संविधान के बहुत बड़े रक्षक बने हैं आजकल, इन दिनों आप लोग, यू आर द चैंपियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबके पास तुरंत रेडी मटेरियल, देखिए जयराम जी निकाल रहे हैं, दिखा रहे हैं, बिल्कुल संविधान नहीं, बहुत अच्छी बात है। One second. Showing this is inappropriate, Jairam ji. No, nothing can be shown in the house. No. लेकिन मैं No, let us follow the rules. मैं सभापति जी, मैं पूछना चाहता हूं, But sir, your connection with Jairam needs to be investigated. You said about constitution and he had a book ready. he was the chairman of the standing committee on health in my previous regime. So I know there is a connection. तो हम ये कहना चाहते हैं कि संविधान, अब ये संविधान में मैं कई बार बोला कि भाई ये संविधान सबके हाथ में तो थमा दिया, अंदर पढ़ने के लिए भी कहा है क्या? कभी बताया है कि संविधान की धज्जियां किसने उड़ाई और एक बार नहीं अनेकों बार उड़ाई? सभापति जी, ये संविधान लेके चलना और संविधान की रक्षा करना और संविधान के लिए तिल तिल जलना, इसमें बहुत अंतर है। संविधान को जीना बड़ा कठिन है, इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए ठीक है, अच्छी बात है कि ये संविधान लेकर के चले हैं और उसको आगे रख रहे हैं। मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप संविधान के रक्षक ही थे। मैं कुछ संविधान में किए गए हस्तक्षेपों के बारे में बताना चाहता हूँ। 25 जून 1975 जब जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के दौरान जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी को चुनाव को गलत बताते हुए रद्द किया था, तो इंदिरा गांधी जी ने 25 जून 1975 को आपातकाल इमरजेंसी थोप कर लोकतंत्र की हत्या की।
और देखिए, संविधान 22 जुलाई 1975 1975 संविधान के 38वें संशोधन करके 38 अमेंडमेंट ला करके आपातकाल पर न्यायिक समीक्षा के रास्ते को बंद कर दिया गया था। ये डॉक्टर अंबेडकर की दुहाई देते हैं। ये मुझे देखिए, इनके नेता जो, अब उनके बारे में मैं कहना नहीं चाहता हूं, उन्होंने पढ़ाई लिखाई कितनी की होगी मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये तो एल्डर हाउस है, ये तो पढ़े लिखे हैं, संविधान को लेकर के घूम रहे हैं। ये मुझे बताएं कि 38वां संशोधन किस लिए लाए थे? इसलिए लाए थे कि भारत के जनमानस के गले को बांध दिया जाए, रोक दिया जाए, उनके जवान को रोक दिया जाए। इस बात के लिए आप लेकर के आए थे। मैं यहां आपको बताना चाहता हूं, 7 सितंबर 1976 प्रधानमंत्री राज्यपाल राष्ट्रपति के खिलाफ पद छोड़ने के बावजूद भी उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हो सकता। आप बताइए, अंबेडकर जी ने कहा इक्वालिटी बिफोर ऑल लॉ, एवरीबडी, लॉ इज इक्वल फॉर But Vice President was not included. नहीं, वाइस प्रेसिडेंट वॉज नॉट इंक्लूडेड। यस, वाइस प्रेसिडेंट वॉज नॉट। सिलेक्टिव काम। लेकिन दिन दहाड़े संविधान की आत्मा को समाप्त करने का काम किया। और ये देखिए, शब्दावली भी देखिए, पद पर रहते हुए नहीं, पद के छोड़ने के बाद भी उन पर कोई केस नहीं हो सकता है। इसका उन्होंने संविधान के रक्षक है भाई। अब उसी तरीके से 1977 में 52nd अमेंडमेंट आया है? मैं आपके संविधान पर बोल रहा हूं भाई, जो आपने मुद्दे कल उठाए उन्हीं पर बोल रहा हूं अभी मैं। Please continue. अब ये 42वें संशोधन में संविधान की मूल संरचना को ही बदल दिया गया, जिसमें मौलिक अधिकारों की कटौती करते हुए मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए संविधान की मूल संरचना को बदल दिया गया। यह हुआ वर्ष 1977 में इंदिरा गांधी के द्वारा। और धारा 356 was implemented 90 times 90 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। 90 बार, 50 बार इंदिरा गांधी जी ने लगाया और 8 बार जवाहरलाल नेहरू जी ने लगाया, बाकी बचा राजीव गांधी जी ने लगाया। ये संविधान के रक्षक हैं। चुनी हुई सरकारों को एक नहीं 90 बार गिराया है, प्रजातंत्र का गला घोटा है। ये संविधान के रक्षक बन गए। अरे डायरी नुमा कॉन्स्टिट्यूशन को रख लेने से संविधान के रक्षक नहीं बनते। संविधान के रक्षक बनने के लिए उसकी आत्मा को जीना पड़ता है। और हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी ने 10 साल प्रधानमंत्री बतौर चलाया है, सिवाय जम्मू कश्मीर में, वो भी कंडीशनल, और पार्लियामेंट में कह करके एक भी जगह राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया और चुनी हुई सरकार नहीं। आप वेस्ट बंगाल के गवर्नर रहे हैं, आपको मालूम है बंगाल में क्या क्या हो रहा है। आप जानते हैं अच्छी तरीके से किस तरीके से मानवता का गला घोटा जा रहा है, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को जियोपर्डाइज किया जा रहा है, किस तरीके से होस्टेज बनाया जा रहा है। अभी फ्लॉगिंग की एक ताजा मिसाल है। एक शब्द नहीं बोला जाता है विपक्ष से, एक शब्द नहीं बोला जाता है, एंड दे आर कॉल्ड एज द चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी। ये अपने आप को प्रजातंत्र के चैंपियन कहते हैं, एक शब्द नहीं कहते हैं। मैं उसी तरीके से बताना चाहता हूं कि धारा 356 का किस तरीके से दुरुपयोग हुआ। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं ये विचार कैसे होते हैं। 1987 में प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए एक कानून बनाया था और अनुच्छेद 19 में विवादास्पद 1951 संशोधन पेश किया गया था। किसके द्वारा? उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा। उस समय ऑपोजिशन, उस समय प्रेस, मीडिया, उसने विरोध किया था, लेकिन आपकी नीयत तो छलक करके आ ही गई थी। आपने तो संविधान के अभिव्यक्ति को, ताकत को रोकने का काम किया। उसी तरीके से मानहानि विरोध कानून, उसको भी 1988 में उसको भी पेश किया गया और उसका भारी विरोध के बाद
राजीव गांधी मानहानि विरोध कानून पेश किया गया और उसको भारी विरोध के बाद वह भी वापस लेना पड़ा। इस तरीके से हुआ। तो एक बार नहीं, अनेकों बार आपने संविधान का, मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ सभापति जी, इमरजेंसी की बात चल रही है। मैं मैट्रिकुलेशन पास करके इंटरमीडिएट का विद्यार्थी बना था। आई एम एन आई विटनेस टू इट। यू विल नॉट बिलीव, ट्वाइस आई वॉज अरेस्टेड, द होल क्लास वॉज अरेस्टेड ट्वाइस। कैंपस में आकर के सीआरपीएफ बीएसएफ ने सारी क्लास को अरेस्ट कर लिया, इसलिए कि किसी नारे ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा दिया। आप इमेजिन कीजिए कि कैसा कैसा देश चल रहा होगा, किस तरीके से लोग काम कर रहे होंगे। मैं इंटरमीडिएट का विद्यार्थी था। 1,75,000 1,25,000 लोगों को मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में अंदर डाल दिया गया, डिफेंस ऑफ इंडियन रूल के अंतर्गत डाल दिया गया। और जो आप आरएसएस की बात बोल रहे हैं, ये आरएसएस के लोग ही थे और ये जनसंघ के लोग थे जिनकी संख्या 75,000 से ज्यादा थी, जो 19 महीने जेल में रह करके आए, हमारे परिवार और हमारे रिश्तेदार रह करके आए। ये हम आपको बताना चाहते हैं। लेकिन वो झुके नहीं, वो खड़े रहे और उनके चलते आज हमें ये आज़ादी मिली है। आपके चलते नहीं मिली है, ये याद रखिएगा। वो उनके 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 कारण मिली है। और आज हम और ये प्रजातंत्र इतना मजबूत हुआ, इतना प्रजातंत्र मजबूत हुआ कि अब कांग्रेस पार्टी भी हिम्मत नहीं कर सकती है कि कभी इमरजेंसी लगा करके दिखाएं। ये आज प्रजातंत्र की मजबूती हुई है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए ये सारी बातें मैंने आपको कही। अभी आजकल पता नहीं ये राष्ट्रवादी ताकतों को बताने वाले लोग किस तरीके से खड़े हो रहे हैं। सनातन को गाली दो और सेक्युलर बन जाओ, हिंदू को गाली दो और सेक्युलर बन जाओ। हिंदू हिंसक, हिंदू हिंसक, ये कैसा, ये कैसी स्थिति आ गई? हिंदू हिंसक नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू। हिंदू, प्लीज कंक्लूड। हिंदू हिंसा हिंसा हिंसा, हिंदू हिंसक, ये अच्छा एक बात बताइए, आपके एलाइड पार्टनर ने कहा कि नहीं कहा कि सनातन डेंगू है? आपके एलाइड पार्टनर ने कहा कि नहीं कहा कि सनातन मलेरिया है? आपके एलाइड पार्टनर ने नहीं कहा कि सनातन HIV है? आप बताइए। और आप देश प्रेम की बात करते हैं। वी कंटिन्यू टुमारो और हाउ नहीं, बस 5 मिनट्स 10 मिनट्स, ज्यादा नहीं। अब उसी तरीके से देश में नफरत फैला रहे, नफरत। और मैं तो प्रेम की गंगा बहा रहा हूं। वाह रे वाह, प्रेम की गंगा। हिंदू हिंसक, सनातन मलेरिया, सनातन मलेरिया, सनातन HIV। प्लीज नो, क्या करें? व्हाट इज दिस? सनातन मलेरिया, फर्स्ट सनातन मलेरिया। फर्स्ट कंट्रोल योर पीपल। नहीं, you are addressing and your own people are rising. सॉरी। तो इसलिए सनातन डेंगू, ये तो प्रेम की भाषा है और आप चूं तक नहीं बोलते, कुछ बोलते भी नहीं। आपको याद दिलाना चाहता हूं, 1984 के बाद आपके वरिष्ठतम नेता, स्वर्गीय नेता, हमारे भी इज्जत के हैं, मैं भी इज्जत करता हूं, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है। मैं ये बताना चाहता हूं, ये आपने कहा कि हम प्रेम और भारत जोड़ो और हम तोड़ रहे हैं। अरे तोड़ने का चैंपियन तो आप बन गए। आप बताइए, हाँ भैया जोड़ो। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये नारे जब JNU में लगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, जब ये नारे लगे
भारत होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो वहां दूसरे दिन जेएनयू में उन नेताओं के साथ हाथ से हाथ मिला करके कौन खड़ा हुआ था? कौन खड़ा हुआ था? किसने जोड़ने की बात की? कौन था उस दिन वहां पर? और सुनिए सभापति जी, ये अफजल, हम शर्मिंदा हैं। अफजल कौन था? जिसने इस पार्लियामेंट पर अटैक करने का मास्टरमाइंड था। उसको सजाए मौत किसने दी थी? उसको सजाए मौत किसने दी थी? सुप्रीम कोर्ट के जज ने दी थी। यानी सुप्रीम कोर्ट का जज कातिल हो गया, और उसको माफी किसने नहीं दी थी? उस समय के राष्ट्रपति सम्माननीय प्रणब मुखर्जी ने माफी नहीं दी थी। आपके ही पार्टी से राष्ट्रपति बने थे, और आप बताइए कि उनको माफी नहीं दी तो वो कातिल हो गए, राष्ट्रपति जी कातिल हो गए, सुप्रीम कोर्ट का जज कातिल हो गया, और आप उनके साथ हाथ से हाथ मिला करके जेएनयू में खड़े थे। फोटोग्राफ से आपको मैं आपको फोटोग्राफ भिजवा दूंगा। आप उनके साथ खड़े थे, और तो और छोड़िए, आपने उनको एक बार नहीं 2 बार कैंडिडेट भी बना करके जनता ने उनको ठुकराया, वो भी हमने देखा है। लेकिन मैं यहां ये देखिए, जयराम जी सच्चाई कड़वी होती है, तीखी लगती है, मिर्ची लगती है, उसमें तकलीफ होती है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन सच्चाई डाइल्यूट नहीं होती है, सच्चाई सच्चाई रहती है। नेता आप बताइए, नेता जेएनयू कैंपस गया था कि नहीं गया था? हाँ या ना? गए थे तो आप उनके सॉलिडारिटी में खड़े हुए थे कि नहीं हुए थे? खड़े हुए थे कि नहीं हुए थे? अगर खड़े हुए थे तो उसने नारा क्या दिया था? नारा दिया था, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। 2 more minutes। ये जिस तरीके की भाषा की बात करते हैं, और अब इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा अंत में। अच्छा। आजकल अब क्या होता है, अब जयराम रमेश जी का सुनते हैं लोग नेता तो अच्छी बात है, कुछ पॉलिटिकल इनपुट आएगा। खड़गे जी की भी सुन लेते तो भी अच्छी बात थी, पॉलिटिकल इनपुट आएगा। जवानी के दिन ये उनको याद कराएंगे तो सब लोगों को समझ में आएगा और सारी बातें। लेकिन अब क्या होता है कि वोट पाने के लिए अगर कोई आप एनजीओ से इनपुट्स लो तो फिर वो इनपुट जो होता है वो हर तरीके से नुकसानदेह होता है, तकलीफजनक होता है। आजकल आपने नया नारा ले लिया, ओबीसी 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 ओबीसी, जैसे आपको वो वैतरणी पार कराने के लिए ओबीसी का एक सहारा लेकर के आप चलने की बात करें। आपको कोई हमदर्दी नहीं है, हमदर्दी कोई नहीं है ओबीसी से, लेकिन हाँ राजनीतिक दृष्टि से आजकल आप ओबीसी 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 कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आप ही की सरकार थी, काका कालेलकर की रिपोर्ट कहां पड़ी थी? इंदिरा गांधी जी के टाइम पर वो क्या कर रही थी? मैं पूछना चाहता हूं, ये मंडल कमीशन इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी के टाइम पर क्या कर रहा था? कहां धूल खा रहा था? वो तो जब जनता दल की सरकार आई तो पहली बार रिजर्वेशन मिला और 27% रिजर्वेशन मिला। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं कि वह रिजर्वेशन तो मिला ही, और उस रिजर्वेशन के साथ साथ अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अगर ओबीसी कमीशन को दिया है, किसी और ने नहीं दिया, वह कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। इसलिए हम कहते हैं वी डोंट डू लिप सर्विस, वी डिलीवर, वी डोंट डू लिप सर्विस, वी डोंट प्ले पॉलिटिक्स। हम राजनीति नहीं करते हैं, हम धरती में जाकर के ओबीसी की तकलीफ को समझ करके उसको आगे बढ़ाने का काम मोदी जी करते हैं। इस बात को हमको समझना। मैं अंत में से, क्योंकि सब लोग बड़े ये सेकंड अंत है, लास्ट हमारे अंत में हमारे रिजर्वेशन पर
कई लोग चैंपियन बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपना अतीत इतिहास उसको पढ़ते नहीं है। मैं इसको ऑथेंटिकेट कर दूंगा जी, जो मैं पढ़ रहा हूँ। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, सर वही डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट होते हैं जिनके बारे में मैं कहता हूँ जी, तो आपसे ज्यादा रेडी रेफरेंस कहाँ आ सकता है सर। लेकिन लेटेस्ट टू द चीफ मिनिस्टर में उन्होंने कहा, दिस necessitates our getting out of the old habit of reservation and particular privileges being given to this Sir, caste. what are you reading? I am reading Jawaharlal Nehru's letter. What is the date? Content is that Date. on 10th 11th June 1961. This necessitates our getting out of the old habit of reservations and particularly privileges being given to this caste or that group. Recent meetings we held here at which the chief ministers were present to consider national integration laid down that help should be given on economic considerations and not on caste basis. It is true that we are tied up with certain rules and conventions about helping the scheduled castes and tribes. They deserve help, but even so, I dislike any kind of reservation, more particularly in the services. I react strongly against anything which leads to inefficiency and second-rate standards. I want my countrymen to be first class in country in everything. The moment we encourage the second rate, we will be lost. We are lost. Authenticate. जवाहरलाल नेहरू मैं ऑथेंटिकेट Please may be authenticated. तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपकी नीयत क्या थी और आज आपको ओबीसी की चिंता हो गई, आज आपका हृदय परिवर्तन हो गया। देर आए दुरुस्त आए, सही रास्ते पर आए, चलो हम अभी भी साथ चलेंगे और देश को मजबूत बनाने के लिए। और आपसे कमिटमेंट में लेना चाहूंगा कि आप सब लोग विकसित भारत में जुड़े। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। The House stands adjourned to meet at 11 a.m. One second. Sir, briefly. Very briefly. देखिए, वेरी ब्रीफ का क्वेश्चन नहीं है। देखिए, सदन One second. में No, please sit down. I have given अरे किसको permission. जाना है तो जाइए। One second. लेकिन मुझे क्लैरिफाई करना है। I have given permission to the leader of the opposition, and by his position, he has every right to make a statement. Sir. I only prayed to him to keep it brief. धन्यवाद सर। ये नड्डा साहब ने जो बताए चंद चीजें, वो गलत फहमी भी है और वो खुद उसके बारे में बहुत, अभी धनंजय कीर की खुद की किताब और भी पढ़े तो उनको मालूम, जो सूट होता है वो कोट करते हैं। और दूसरी चीज, बाबा साहब अंबेडकर को, जिनके लिए हमारे पास बहुत, उनके लिए तो हम पहले से ही एज ए मल्लिकार्जुन खड़गे, हाँ, हम लड़ते आए हैं। और आज हर बात को वो कांग्रेस को टोकने का, मुझे टोकने का और नेहरू जी के खिलाफ बोलने का ये बातें करते हैं। और आरएसएस के लोग, आप मुझे वहाँ मैं सुन रहा था साहब, आप क्यों नहीं, आप मुझे, मैं सुन रहा था, मुझे दुख हुआ इसलिए उठ के आया। आपने कहा मैं एकलव्य था आरएसएस का। मैंने था नहीं कहा सर। हाँ, फिर कांग्रेस कब थे? नहीं कांग्रेस कब थे फिर? अगर एकलव्य थे आरएसएस के सर, तो फिर कांग्रेस के कब थे? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। ठीक जब है। मैंने कांग्रेस से नाता तोड़ा और एकलव्य बना, वो एक ही साल था। इन द सेम ईयर इट हैपेंड। सर आपने पूछा, मैंने बता दिया। नहीं, और एकलव्य, अरे मैं देखता और एक बात बताऊं, मैंने खड़गे जी
एक सेकंड खड़गे जी, मैंने भी आपकी तरह बहुत कष्ट से हैं। एक सेकंड, मैंने भी पढ़ाई स्कॉलरशिप से की है और पढ़ाई में बहुत लगन रही है और काफी ठीक, क्या बहुत अच्छा रहा है। जब मेरे को एक बार बुद्धि आ गई, अनलाइटनमेंट आ गया, मैं ये तो नहीं कह सकता कि बुद्धा जैसा अनलाइटनमेंट मेरे में आया, पर पहले मैंने जो कुछ कहा उसके बाद जब मैंने जानकारी की तो मैंने वास्तव में महसूस किया, आपको बता रहा हूं। एंड मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कुछ भी हो जाए, किसी भी जीवित मानव के प्रति मैं इतना आदर नहीं रख सकता कि वो बहुत बड़ा हो जाए। आई जस्ट थिंक्स ऑन मेरिट। मुझे लगे बहुत तपस्वी आदमी है, बहुत तपस्या करते हैं, बड़ा कमिटमेंट है, समाज का हित देखते हैं, कोई लक्ष्य नहीं रखते देश हित के अलावा, राष्ट्रवाद से ओतप्रोत है। तब मैंने कहा प्लीज, और अब भी मैं ये भावना रखता हूँ और ये भावना हर दिन बढ़ती जा रही है। सुनिए, ये भावना निरंतर बढ़ती जा रही है। आपको मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, आप इस सदन के मुखिया हैं, आप हम सबका रक्षण करना है, किसी एक फिलॉसफी आइडियोलॉजी का प्रचार करना नहीं है। प्रचार नहीं कर रहा, नहीं मैं आपको बोलता हूँ, मैं जो हूँ वो बता रहा हूँ। देखो साहब, ये चीजें अगर आप बोलते उस सीट से गलत मैसेज जाएगा और पूरे देश में जाएगा, इसीलिए मैं वो बात कर रहा हूँ, सकारात्मक मैसेज, मैं सुनने, सार्थक मैसेज। मैं वो सुनने के बाद ही आया, वो बात कर रहे तो मैं निगलेक्ट किया था, लेकिन आप बोले ये अच्छा नहीं है, आगे भी आप अच्छा इसके बारे में राय मत दीजिए, आप अलग हैं। वो कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रह्म में बोल देते हैं, लेकिन मैं आपसे विनती करूंगा, ये चीज सर आप में मेरे में एक मतभेद है। मैं बोलते, एक सेकंड, मैं बोलते समय बहुत नापजोक करता हूँ, लेकिन ये गलत मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किसी को हाथ नहीं करूँ। जब मेरे को बहुत पीड़ा होती है और खून की घूंट भी पीता हूँ तो बर्दाश्त नहीं करना चाहता हूँ। ये जो मैं कह रहा हूँ, संविधान के तहत जो मैंने शपथ ली है, इससे पूरा मेल खाती है, मेरी शपथ के बिल्कुल विपरीत नहीं है। और जो कह रहा हूँ वो मैंने कहा है और सदन में कहा, बाहर भी कहा। नहीं थी नहीं, एक मिनट, इसीलिए मुझे बोलना है कि इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, इन्होंने जो गलत बातें यहाँ रखी है इसका मैं खंडन करता हूँ, और बाबा साहब के बारे में और एक बार पढ़ के आइए, फिर आप डिस्कशन करेंगे। उसके साथ ही on Wednesday, the 3rd July 2024